हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सैयद वंश को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग लोदी वंश को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश के जो शासन है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा है। और जो लोदी वंश है, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। वहीं अगर बात करें तो भारत पर शासन करने वाला जो लोदी वंश है प्रथम अफगानी वंश था। यानी भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगानी वंश की अगर बात करें तो प्रथम अफगानी वंश जो था लोदी वंश था। लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने किया है। और बहलोल लोदी का जो शासनकाल है, बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला अगर शासक की बात करें तो बहलोल लोदी ही है, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया है, लगभग 38 वर्ष तक। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को काफी सामान दिया करता था। जब किसी भी अवसर पर जब सरदार खड़े होते थे तो उनके साथ बहलोल लोदी भी खड़ा होता था। यानी यह हम कह सकते हैं कि बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को काफी सम्मान दिया करता था। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ने राजत्व का सिद्धांत दिया था जो समानता पर आधारित था। अगर बात करें बहलोल लोदी के अभियान की, तो बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में जौनपुर का अभियान किया। और इस समय जौनपुर का जो शासक था जिसका नाम था हुसैन शाह तुर्की, हुसैन शाह तुर्की को बहलोल लोदी ने पराजित किया और जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जो यह अभियान था जौनपुर का अभियान बहलोल लोदी का,
यह बहलोल लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान था। फिर इसके बाद बहलोल लोदी ने 1486-87 ईस्वी में ग्वालियर का अभियान करता है और इस समय ग्वालियर का जो शासक होता है रायकर्ण था। रायकर्ण को पराजित करके ग्वालियर को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और जब बहलोल लोदी ग्वालियर को जीतने के बाद वापस लौटते हैं तो वापस लौटने के क्रम में ही इनको लू लग जाता है और इनका निधन जो है उत्तर प्रदेश के मितावली नामक स्थान पर हो जाता है। फिर इसके बाद बहलोल लोदी का तीसरा बेटा जिसका नाम होता है निजाम खां। निजाम खां ही 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठता है। अगर बात करें सिकंदर लोदी की शासनकाल की तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी के समय में ही तैमूर आक्रमण के बाद में दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा विस्तार की अगर बात करें तो तैमूर के आक्रमण के बाद में जब आपको तुगलक वंश पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में किया था। यानी तैमूर के आक्रमण के बाद में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार जो है सिकंदर लोदी के समय में हुआ है। और जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया और आगरा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। और इनकी माता जो थी, इनकी माता हिंदू थी। और जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी ने अपने सरदारों के बारे में यह कहता था कि अगर मैं अपने गुलाम को किसी पालकी में बैठा दूं और उस पालकी को मैं अपने सरदारों से उठाने के लिए कहूं तो सरदार जो है बिना सोचे समझे उस पालकी को उठा लेंगे। यह कथन जो है सिकंदर लोदी का कथन है। और सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर देता है। मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजीरों पर जाने पर रोक लगा देता है। और सिकंदर लोदी ने
हिंदू लोगों को यमुना नदी में स्नान करने और और बाल मुड़वाने पर भी रोक लगा देता है। सिकंदर लोदी ने जो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके उसके पत्थर को कसाईयों में बांट देता है। और कहता है कि आप लोग इस पत्थर से मांस का माप करिए। और जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के दरबार में 70 से अधिक विद्वान रहते थे और इन्होंने विद्वानों को संरक्षण भी दिया है। और अगर बात करें लजत ए सिकंदर शाही की, तो लजत ए सिकंदर शाही की जो रचना है इन्हीं के समय में हुआ है। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया है। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शेख अब्दुल्ला और शेख अजीम उल्लाह को जैसे और भी विद्वानों को सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया था। और जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी का निधन जो है गला नामक बीमारी के कारण इनका निधन 1517 ईस्वी में हो जाता है। तो फिर अगला सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी बनता है। और इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है, इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और जो सिकंदर लोदी है, जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लोदी वंश का भी सबसे अंतिम शासक था। और जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का कहना था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है। और यह कहते हुए इब्राहिम लोदी ने शक्तिशाली सरदारों का दमन कर दिया। और जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक
राणा सांगा के बीच में 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है और इस खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। और जो राणा सांगा है, राणा सांगा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जैसे सरदारों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए। तब जाकर बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ है उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ है। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी की हार हुई है और बाबर की जीत हुई। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध को एक युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत के अंत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो इन सभी चीजों को हमें लोदी वंश में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। लोदी वंश, लोदी वंश के जो शासनकाल रहा है, लोदी वंश का शासनकाल जो है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक और जो लोदी वंश था, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला अंतिम राजवंश था, अंतिम वंश था। और जो लोदी वंश है भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगानी वंश था। भारत पर शासन करने वाला प्रथम अफगानी वंश जो है लोदी वंश था। प्रथम अफगानी वंश लोदी वंश था, लोदी वंश था। अगर बात करें लोदी वंश की स्थापना की, अगर बात करें या संस्थापक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है बहलोल लोदी ने किया है। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना किया है। और बहलोल लोदी के जो शासनकाल है 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी जो है सुल्तान बनने से पहले सरहिंद के सूबेदार थे। सरहिंद
के सूबेदार थे। और बहलोल लोदी जो है, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक जो था वो तो कौन था? तो बहलोल लोदी। और जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद आला कहकर पुकारता था, मकसद आला कहकर पुकारता था। अगर बात करें बहलोल लोदी के अभियान की, अगर बात करें तो इसका पहला अभियान जो था 1479 ईस्वी में, जौनपुर का अभियान। और इस समय यहाँ का शासक जो था, हुसैन शाह तुर्की, मकसद यहाँ पर मकसद ए अली कर लीजिएगा। मकसद ए अली कहकर अपने सरदारों को पुकारता था। मकसद ए अली हुसैन शाह तुर्की। फिर उसके बाद ग्वालियर का अभियान जो है 1486-87 ईस्वी में, ग्वालियर का अभियान। और इस समय यहाँ का जो शासक था रायकन था। ग्वालियर अभियान के समय ग्वालियर का जो शासक था रायकन था। और ग्वालियर को जीतने के बाद जब वे वापस आ रहे होते हैं तो वापस आने के क्रम में ही उनको लू लग जाता है। और फिर इनका निधन जो है उत्तर प्रदेश के मितावली में, उत्तर प्रदेश के मितावली में हो जाता है। मितावली में इनका निधन हो जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अगला सुल्तान जो है सिकंदर लोदी बनता है।
निजाम खां ही आगे जो है सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठता है। निजाम खां आगे चलकर सिकंदर लोदी के नाम से ही गद्दी पर बैठता है। और इसका शासनकाल जो है 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। और जो सिकंदर लोदी है, इनकी माता जो थी हिंदू थी, और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को बसाया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। फिर अगर बात करें तो दिल्ली, अगर बात करें कि तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार जो है, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार जो है सिकंदर लोदी के समय में हुआ है। सिकंदर लोदी के समय में ही हुआ है। फिर अगर बात करें तो जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी एक कर था जिसका नाम था चुंगी कर, जो खद्यान पर लगता था। खद्यान पर लगने वाले जो चुंगी कर था, उसको जो समाप्त सिकंदर लोदी ने किया था। लगने वाला चुंगी कर को समाप्त जो है सिकंदर लोदी ने किया था। और इन्होंने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्लाह जैसे विद्वानों को दिल्ली में आमंत्रित किया था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने मुहर्रम
पर तजिया तजिया निकालने की प्रथा को समाप्त जो है सिकंदर लोदी ने ही किया था। निकालने की प्रथा को समाप्त जो है सिकंदर लोदी ने ही किया था। और मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजीर पर जाने पर रोक जो है सिकंदर लोदी ने ही लगाया था। और इन्होंने हिंदू लोगों के यमुना नदी में स्नान और बाल मुंडवाने पर रोक जो है सिकंदर लोदी ने ही लगाया था। और जो सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके उसके पत्थर को कसाईयों में बांट दिए थे। और जो सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। और इसी के समय में लजते सिकंदर शाही की रचना जो है इसी के समय में हुआ है। और भूमि की पैमाइश के लिए इन्होंने भूमि की पैमाइश के लिए इन्होंने गज सिकंदरी का प्रचलन जो है इन्होंने ही किया था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इनका निधन जो है गला की बीमारी के कारण हो जाता है। तो फिर अगला सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी बनता है। इनका निधन जो है गला नामक बीमारी के कारण हो जाता है।
इनका निधन गला की बीमारी के कारण हो जाता है। बीमारी के कारण इनका निधन हो जाता है। तो अगला सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी बनता है। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी बहलोल लोदी का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। और लोदी वंश के अंतिम शासक होने के साथ साथ जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी ही था। अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी ही था। और जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी ने का कथन था कि राजा का अपना कोई सागा नहीं होता। है। और यही कहते हुए उन्होंने शक्तिशाली सरदारों का क्या किया, दमन कर दिया। शक्तिशाली सरदारों का दमन जो है इब्राहिम लोदी ने ही किया, दमन किया। और इन्होंने ग्वालियर का अभियान जो है, इन्होंने ग्वालियर का अभियान 1517 ईस्वी में किया और ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और जो ग्वालियर का अभियान था, ग्वालियर का अभियान सिकंदर लोदी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान था। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान जो है इब्राहिम लोदी का था, राजनीतिक अभियान था। फिर इसके बाद 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है। खतौली का युद्ध। और जो खतौली का युद्ध मेवाड़ का शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और राणा सांगा की जीत होती है। और जो इब्राहिम लोदी ने सरदारों का दमन किया था, इसी कारण इब्राहिम लोदी के सरदारों ने बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के लिए उनको उकसाने का जो काम है, यानी भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को उकसाने का जो काम है,
राणा संगा हो गए, और दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी ने बाबर को उकसाया भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी इब्राहिम लोधी के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए बाबर को उकसाने का जो काम है, राणा संगा और दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया या उकसाया। तब जाकर बाबर ने, कब, तो 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध कहा जाता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होती है, क्योंकि इन्होंने सरदारों का दमन किया था, जिस कारण सरदारों ने इनका साथ नहीं दिया। इसी कारण इब्राहिम लोधी का पानीपत का प्रथम युद्ध में हार हो जाता है और बाबर की जीत होती है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, यह एक निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, या इसको एक परिवर्तनकारी युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही दिल्ली सल्तनत का अंत करके इसने भारत में मुगल साम्राज्य की या मुगल सत्ता की स्थापना किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। तो जितना भी आप लोगों को लोधी वंश में पढ़ाए थे उसको नोट करवा दिए हैं। और इसमें अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के, इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखेंगे, और एक क्लास जो है इसमें लगने वाला है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य से पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लेंगे। और विजयनगर साम्राज्य समाप्त होगा तो बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य समाप्त होने के बाद हम लोग मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।